हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ अध्याय 1 का पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं अध्याय 1 का पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट सेकेंड में कुछ सवाल लेकर आया हूँ। तो इसमें पहला सवाल है कि 65 और 117 के HCF को 65 -117 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 65 और 117 का LCM भी निकालिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 65 और 117 का हम LCM निकालेंगे। तो यहाँ पे 65 को तोड़ते हैं, 5 फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे जाएगा हमारा 5 से 5 कम 5 5 दिया 15, यहाँ पे 13 कम 13। फिर हम 117 को करेंगे तो ये जाएगा हमारा 3 से 3 के 9 3 में 27 3 कम 3 3 के 9 फिर 13 कम 13, यानी 13 और 13 हमारा मैच हुआ। तो इन दोनों का HCF हो जाएगा 13, यानी हमने HCF निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारा HCF निकल के आया है 13। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मतलब 65 और 117 के HCF को 65 माइनस 117 के रूप में किया जाता है, यानी ये HCF और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं 65m माइनस 17 इज इक्वल 117 इज इक्वल 13। ये उधर जाएगा, पछाता होगा, प्लस का है माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117, यानी m इज इक्वल टू ये जुड़ के हो जाएगा 130, ये अमाउंट में आ जाएगा 65। ठीक है, इसको जोड़ देंगे 130 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, ये 2 बार में जाएगा, यानी 65 गुना 130, यानी जो हमारी m की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 2। कितनी निकल के आई है 2। तो हमारी यहाँ पे m की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हम निकालते हैं LCM। तो देखिए, LCM के लिए फार्मूला यूज करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे LCM इज इक्वल टू एक संख्या गुणे दूसरी संख्या अपॉन में HCF। ठीक है, अब हमें एक संख्या और दूसरी संख्या कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। ये हमारी हो गई एक संख्या और ये हो गई हमारी एक संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करेंगे, LCM इज इक्वल टू 65 इंटू 117 और हमारा ये है HCF 13। तो 13 मुझे 65 हो जाएगा, 5 से इसका इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 से 35 के 5 5 कम 5 3 8 फिर 5 कम 5, यानी LCM आ जाएगा हमारा 585। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड सवाल देखते हैं। तो सेकंड सवाल क्या कह रहा है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या आसान। सबसे पहली बात, इसमें हम थोड़ा सा समझते हैं। इस ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो सबसे पहली बात, इसमें जो हमारा हर होता है, हर के फैक्टर करने पर, जब हम हर के फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर करने पर हमारा जो है 5 की पावर m और 2 की पावर n के रूप में अगर आ गया तो ये शांत कहलाएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो ये आसान कहलाएगा। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1600 का फैक्टर करते हैं
तो यहाँ पे हमारा 16 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16, 0 जोड़ेंगे 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, फिर 2 पंची 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पंची 10, फिर 55 25, 5 कम 5। यानी देखिए अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको 15, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतने 2 2 4, इसमें कितने 2 2 4 2 6 बार है, ठीक, और 5 कितनी बार है 2 बार, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से देखो 2 कितनी बार है 6 बार है, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 बटे 2 की पावर 6 और इंटू 5 की पावर 2। यानी सबसे पहली बात हम यहाँ पे सोचते हैं, अब हमारा जो है कि इसका हर, ठीक है, संख्या का हर जो है 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n के रूप में है। इसलिए 15 5 1600 शांत दशमलव का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके फैक्टर किसके रूप में आए हैं 5 की पावर m और 2 की पावर n के रूप में है, इसलिए यह संख्या ये नंबर हमारा जो होगा 7.4 का होगा। अब यही कंडीशन हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन में है हमारा 132 बटे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 दिया गया। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं क्या जो संख्या का हर है वो तोड़ के पहले से ही रखा गया है। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि जो संख्या का हर है क्या है, संख्या का हर है वो हमारा 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप में नहीं है। इसलिए 132 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर 132 बटे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 एक अशांत दशमलव प्रसार का है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिखाइए कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसको देखते हैं हम। अब यहाँ पे कह रहा है कि दिखाइए कि √3 का परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको हम √3 को इसके विपरीत मान लेते हैं। यानी यहाँ पे लिखेंगे विपरीत मान लीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो हमने इसके विपरीत उल्टा मान लिया। तो जब हमने माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो जब √3 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पर अब परिमेय संख्या है तो √3 किसके रूप में होगी p/q के रूप
में होगी, ठीक है। और जहां पर हमारा Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, Q जो है हमारा नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ठीक है, Q नॉट इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पे अब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर और q स्क्वायर, इसका स्क्वायर बना लेंगे 3q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि इसमें क्या है कि जो है अब इसमें है अतः जो है हमारा p स्क्वायर 3 से, अब यहाँ पे जो p स्क्वायर हो 3 से विभाजित है, p स्क्वायर 3 से विभाजित, p स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए p 3 को, इसलिए p जो है, अब इसलिए p 3 को भी विभाजित करेगा, ठीक है, 3 को विभाजित करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम मानेंगे, ठीक, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। यहाँ पे मानेंगे कि जो है p इज इक्वल टू 3 के मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे p इज इक्वल टू 3 के। तो जब p इज इक्वल टू 3 के मान लिया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये हमारा हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, ठीक है। तो अब p स्क्वायर बराबर, अब समीकरण 1 से हम जो करेंगे, अब यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या जाएगा, p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3q स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो है वो q, अब q किससे विभाजित है, 3 से, इससे 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः q स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए q 3 को भी विभाजित करेगा, ठीक। तो 3 को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ हमारा यानी p और q का उभयनिष्ठ क्या हो गया, 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, ठीक है। तो जब एक गुणनखंड 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी मान्यता गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता
गलत है। इसलिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि क्या हुआ कि P और Q में कम से कम एक वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी मान्यता गलत साबित हो जाएगी। तो इसलिए जो रूट 3 होगा वह एक हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।